नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे। तो आज के चैनल पे हम डिस्कस करेंगे कि जो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, जो छोटे बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो कैसे सॉल्व होगी, उसको सँभालने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएँगे या उठा सकता है फेडरल रिज़र्व और वहाँ की यूएस की गवर्नमेंट, और उसका भारतीय बैंकों के ऊपर या भारतीय मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे हम उससे सँभालेंगे। भारत की आईटी कंपनीज़ के ऊपर उसका कितना एक्सपोज़र है, क्या है, भारतीय आईटी कंपनियों उससे कैसे इफ़ेक्ट हो रही हैं, इन सब को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन कि आज के अभी आगे जो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं अमेरिका में, तो उसको अमेरिका का जो फेडरल बैंक है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है कैसे सँभालेगी। अब उससे सबसे पहले ज़रूरी है कि यार ये जो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, वो कोलैप्स क्यों हो रहे हैं? कोलैप्स इसलिए हो रहे हैं कि वो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट इतनी बढ़ गई है, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से आज के दिन पे लोगों को जो वहाँ पे पहले डिपॉज़िट है या जो भी है, तो उससे ज़्यादा पैसा उनको एफडी में या ट्रेज़री में, जो यहाँ पे एकदम सिक्योर पैसा बोलते हैं, वहाँ पे लोगों को पैसा मिल रहा है। वहाँ पे आज एकदम सिक्योर में लोगों को 5%, 5.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वहाँ पे मिल रहा है। तो लोग पैसा निकाल के वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे बैंकें कोलैप्स हो रही हैं और उन लोगों का एक होता है ना कि मतलब लोगों के अंदर थोड़ा डर भी बढ़ गया है कि छोटे बैंकों के अंदर पैसे का शॉर्टेज चल रहा है, वो डिफ़ॉल्ट हो सकती है। तो क्या होता है, डर के बीच में आदमी कुछ भी करता है। तो सबसे पहले जब ये जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट का वजह से ये जो हो रहा है प्रॉब्लम, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 22 तारीख को जो फेडरल रिज़र्व की मीटिंग है, 22 तारीख को जब फेड की मीटिंग हो, तो वो 22 तारीख की मीटिंग में फेड क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख की मीटिंग में फेडरल रिज़र्व के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब कितना बढ़ाएगा, 25 पैसा बढ़ाएगा, 50 पैसा बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि शायद फेडरल रिज़र्व 50 पैसा बढ़ाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि 50 पैसा ना बढ़ाए, 25 पैसा बढ़ा देगा। 25 पैसा बढ़ा के और वो थोड़ा फिर वेट करे, रुके, देखें कि 25 पैसा बढ़ाने के बाद जो बैंकों के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, वो बैंकों के ऊपर कैसा उसका रिएक्शन आ रहा है, बैंक कैसे रिएक्ट कर रही है, कितना सँभाल रही है बैंक। तो 25 पैसा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 25 पैसा बढ़ाएगा। अब उसमें बढ़ाएगा क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद है कि आज पिछले साल अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट था 0% था, और आज अमेरिका ने, फेडरल रिज़र्व ने वो इंटरेस्ट रेट को 0 से बढ़ा के 5% कर दिया है। अब 5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट किया और इन्फ्लेशन उनका कितना हाई पे गया था, 9%। आज से 6 महीने पहले इंटरेस्ट रेट उनका जो था, सॉरी, इन्फ्लेशन 9% पे था, जो गिर के आया है अभी 6% पे। तो फेडरल रिज़र्व जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जितना इन्फ्लेशन नीचे आएगा, वो इन्फ्लेशन उतना नीचे आया नहीं है। तो कैसा होता है कि हाई इन्फ्लेशन में इकॉनमी कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकती है। हाई इन्फ्लेशन और इकॉनमी दोनों साथ में नहीं चल सकती हैं, तो उनको इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना पड़ेगा। फेडरल रिज़र्व का टारगेट जो है वो 2% का है और आज अभी इन्फ्लेशन है 6% पे, तो 4% उनको कम से कम और नीचे लेके आना है। अब नहीं 4%, तो कम से कम उनको एटलीस्ट 3, 3.5% पे भी लेके आए, तो भी कुछ तो दिखाने के लिए होगा या कुछ बोलने के लिए होगा। तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँ। अब इन्फ्लेशन ये कूल ऑफ जो हुआ है इनका, ये कूल ऑफ हुआ है, लाइक कि इनके जो फ्यूल इन्फ्लेशन था वो कम हो गया है, आर्टिकल इन्फ्लेशन जो थे वो कम हो गए हैं, जो नॉर्मल दूसरे थे शॉपिंग के, वो सब थोड़े इन्फ्लेशन कम हुए हैं। लेकिन उनका जो कोर इन्फ्लेशन है, वेजेस, जिसको हम यहाँ पे सैलरी बोलते हैं इंडिया में, वो नहीं कम हो रहा है। लोगों की जो पगारें बढ़ी हैं वो नहीं कम हो रहा है। अब फेडरल रिज़र्व का क्या टारगेट था, फेडरल रिज़र्व ने सोचा था कि मैं इन्फ्लेशन बढ़ाऊंगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो लोगों की नौकरियां जाएंगी तो फिर लोगों को खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो वो इतना जो इन्फ्लेशन है, जो डिमांड है, वो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगे, वो सब होगा। तो वो सब हो नहीं रहा है। यहाँ पे अमेरिका का जॉब मार्केट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ पे हर एक आदमी के लिए 3 नौकरियाँ खड़ी हैं। अगर आप एक आदमी एक जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसको 3 ऑफ़र आ रहा है। तो इसलिए वहाँ पे ये इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही। अब अमेरिका में कैसा होता है कि देखो यार, अगर हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, अगर हमारी एक बार पगार बढ़ जाए ना,
तो अगर हमको कोई बोलेगा कि आपकी पगार अभी 20 से 30 हुई है, लेकिन आप 20 वापस आप 20 पे आ जाओ, तो हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हम तो बोलेंगे यार अब 2 साल, 3 साल, 6 महीने बाद हमारी तो पगार आप मुश्किल से बढ़ाए हो। अब पगार बढ़ने के बाद आप बोलोगे वापस से आप वही 20,000 पे आ जाओ, तो वो तो नहीं चलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा? बोलूँगा चलो भाई ठीक है, तुम टाटा बाय-बाय, हम दूसरी जगह पे जाते हैं। तो अब मैं टाटा बाय-बाय करके वहाँ पे निकल गया, तो मेरे पास पता है आज मैं टाटा बाय-बाय उसको क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि आज के दिन में मैं यहाँ से छोड़ा तो मेरे को कल की 3 नौकरियाँ खड़ी हैं मेरे लिए, जो मुझे मिल जाएँगी सेम पगार पे। तो फेडरल रिज़र्व क्या चाहता है कि ये जो जॉब डेटा इनका इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा कम करें। तो अगर वो जॉब्स डेटा में वो कम करते हैं, तो जाके फिर ये इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है। बाकी सब इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन कैसा होता है ना, इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है, जो फूड इन्फ्लेशन होते हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन होते हैं, ये सब थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है ना, कोर इन्फ्लेशन वो काफ़ी स्टिकी होता है, वो इतना जल्दी से कम होता नहीं है। अब उसको कम करने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब क्या है कि जैसे कि उन्होंने पिछले मीटिंग में उन्होंने क्या बोला था कि हम तो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, डेटा देखेंगे, डेटा के हिसाब से जैसा लगेगा वैसा करेंगे। तो ये मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन ये बड़ी थी कि जो छोटे-छोटे बैंक कोलैप्स हो रहे हैं उसकी वजह से फेडरल इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल इस बार तो 25 पैसा बढ़ाएगा शायद। 25 पैसा बढ़ाने के बाद हो सकता है थोड़ा एक वेट करें कि इन 25 पैसा बढ़ाने के बाद आगे जो छोटे बैंकों के ऊपर हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, वो क्या कैसे टारगेट होगा? उनका कैसा इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, वो कैसे उनकी प्रॉब्लम हो रही है, वो देखने के बाद फिर उसके बाद होगा। अभी यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में ना काफ़ी बड़ी क्राइसिस चल रही है। तो वो कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, वो बोलना अभी थोड़ा मुश्किल है। अभी यूएस के जो बैंक्स हैं, बैंक्स में ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकों को ट्रेजरी जो उनका बॉन्ड्स में जो उनको लॉस हो रहा है, $620 बिलियन, $620 बिलियन का लॉस हो रहा है। और उसके सामने उनके पास इक्विटी कितनी है? अप्रॉक्स $2.1 ट्रिलियन। तो ऑलमोस्ट मतलब करीब-करीब 25% के आसपास में उनका लॉस है इस समय, अगर करंट वो बुक कर दे। बट वो लॉस वो बैंक बुक नहीं कर रही है। जिस दिन अगर ये समझ लीजिए सिचुएशन नहीं सुधरी और उनको बैंकों को लॉस बुक करना पड़ा, तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। अब उसका अभी फ़िलहाल तो उनको फेडरल रिज़र्व ने थोड़ी राहत दे दी कि आप इन लॉस को 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, 1 साल बाद आप देखिए क्या होता है। तभी समझ लो अगर अभी 1 साल के लिए उन्होंने कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, अगर 1 साल बाद भी अगर सिचुएशन नहीं सुधरी, इन्फ्लेशन नहीं नीचे आया, तो अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता ही गया, तो ये जो आज के दिन में $620 बिलियन है, ये बढ़ के और भी हो सकता है। या फिर अगर इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, इन्फ्लेशन नीचे आ गया तो फिर इनके पास ये इनके जो लॉसेस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, अगर इन्फ्लेशन नहीं अगर कम होता है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है बैंकों के लिए और काफ़ी कुछ हालत ख़राब हो। पिछले आपको एक और डेटा देना चाहूँगा कि आज से 1 हफ़्ता पहले तक, जैसे भारत में रिज़र्व बैंक होता है, रिज़र्व बैंक में एक विंडो होता है, रेपो विंडो होता है, जिसमें बैंक को जब पैसे की शॉर्टेज होती है, उनको पैसे नहीं ज़रूरत है, तो रिज़र्व बैंक से पैसा लेते हैं रेपो विंडो के तहत। रेपो विंडो में तो वैसे ही वहाँ पे यूएस में होता है जो उसको बोलते हैं डिस्काउंट विंडो। अब डिस्काउंट विंडो में आज से 1 हफ़्ता 10 दिन पहले तक जब वहाँ की बैंकें वहाँ के फेडरल बैंक से पैसा ले रही थी, करीब 4 साढ़े 4 बिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से बोरो कर रही थी। लेकिन ये जो छोटी बैंकों क्राइसिस आई हैं, तो वो क्राइसिस में सडनली मतलब आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 100% का स्पाइक है। जो 4 साढ़े 4 बिलियन बैंक ले रहे थे, वो सडनली बढ़ के 154-155 बिलियन पहुंच गया है। तो डेली बैंक जो फेडरल बैंक से पैसा ले रहे हैं, 150-155 बिलियन के आसपास में डेली फेडरल रिजर्व से पैसा ले रहे हैं। तो वो पैसा ले रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ के बैंकों में आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितना शॉर्टेज है, कितना वहाँ पे उनको तकलीफ़ है। तो उन बैंकों के पैसे से क्या हो रहा है कि उन बैंकों से ये जो तकलीफ़ चल रही थी, एक अभी क्या लोगों के अंदर डर पड़ गया है कि यार मेरा पैसा सेफ़ है कि नहीं सेफ है। तो इसलिए लोग छोटे बैंकों से कंटिन्यू पैसा निकालते हैं। अब पैसा वो निकलना कब रुकेगा कि जब उनके अंदर वो एक भरोसा आया है लोगों के अंदर कि हाँ ठीक है यार, अब खड़ी है यहाँ पे पैसा इनको मिल गया है, ये नहीं डूबेंगे। या कैसे, जैसे अभी आपको मैंने एक मेरे पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ की जो बैंक ऑफ अमेरिका है, जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक,
इन सब बैंकों ने मिलके जो वहाँ की बैंक्स थी, सिलिकॉन वैली बैंक, उसमें 5-5 बिलियन डॉलर का निवेश करके करीब सब ने मिलके कुछ 200 बिलियन का डॉलर के आसपास उन्होंने निवेश किया। अब इन बैंकों ने 180 बिलियन डॉलर इन्होंने निवेश किया। अभी ये बैंकों ने वहाँ पे निवेश किया है, तो वो निवेश किस बेस पे किया है, किस टर्म्स पे किया है, आपका देखो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा। अगर आप ऑलरेडी कर्जे में हो, आपको आपको आपने समझ लो राम से पैसा लिया है, एक 20 रुपया उधार लिया। अब 20 राम आपको बोला कि मेरा भाई पैसा दो मुझे वापस, मुझे पैसा वापस चाहिए, और आपके पास पैसा है नहीं उसको देने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई एसेट्स हो, आपका एसेट्स बेच दो और उसको पैसा दे दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। अगर आप समझ लो उसको पैसे नहीं दे पा रहे हो, आप राम को पैसा देने के लिए आपने श्याम से पैसा ले लिया उधार, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप एक कर्जा कम करने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हो, तो इससे पैसा आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। आपको प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व होगी जब आपके पास एक्चुअल में कोई निवेश करे, या आप कोई एसेट लिक्विडेट करे, या कुछ करें। जैसे कि ये अडानी का जब भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उस समय मैंने काफ़ी लोगों की जो थिंकिंग थी, मेरा उस समय भी मेरा माइंड क्लियर था कि अडानी की प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक ये अपने एसेट्स नहीं बेचते। ये कर्जा लेके अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना कर्जा है। तो एक कर्जे के लिए दूसरा कर्जा लो तो मतलब नहीं, आप नेट तो आप वहीं पे खड़े हो। तो अभी अडानी ने क्या किया कि अपने इक्विटी बेचे। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि वो अडानी अपना अंबुजा में भी स्टेक्स बेच रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स लिक्विडेट कर रहे हैं। तो ठीक है यार, एसेट्स आज बेच के वो अपना कर्जा कम करे, कल वापस उनको अगर कंपनी चल गई, प्रॉफिट आ गई, तो वापस से वो एसेट्स खड़ा कर लेंगे वो। इससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे वो निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक कर्जा के लिए वो दूसरा कर्जा करें, फिर उससे बोले कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व। इससे क्या होगा कि आपको एक सांस लेने की एक टाइम मिल जाएगी, आप एक सांस ले सकते हो, थोड़ा टाइम आप देख सकते हो हाँ ठीक है यार, आज मेरे को ब्रीथिंग पीरियड मिल गया है। तो उस हिसाब से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की सिचुएशन अभी भी ख़राब है, बैंकिंग में भी ख़राब है। IT सेक्टर्स हमारे जो हैं उनका हमारा US में काफ़ी एक्सपोजर है, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL। अभी सुनने में ये आ रहा है कि अपना इन्फोसिस और TCS, इनके सिलिकॉन वैली बैंक में या मतलब वहाँ के जो दूसरे जो रीजनल बैंक है, जो छोटे बैंक हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। अब इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है शायद उन्होंने अपने पैसे वहाँ से निकाल के दूसरे जगहों पे शिफ्ट कर लिए हों, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, ये सब निकाल लें। अब जो तकलीफ़ चल रही थी, जो चल रहा है ना लोगों का, डिपॉजिटर्स का, मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, इसकी वजह से ज़्यादातर तकलीफ़ आ रही है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब इन बैंकों को कहीं से कुछ ऐसा सहारा मिल जाए कि हाँ ठीक है, अब इनके पास प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे सिलिकॉन वैली बैंक में आके फेडरल रिजर्व ने या फिर वहाँ की US की गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिपॉजिटर्स को गारंटी देते हैं कि हम सबका पैसा सेफ है, तो उस कंडीशन में वो तो उन्होंने टेम्परेरी उनको सोल्यूशन दे दिया। लेकिन हर बैंक को आके गवर्नमेंट ऐसा सोल्यूशन देती रहेगी, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे यहाँ पे भी अगर आज के दिन पे हमारी बैंक NPS जब होते हैं, तो NPS को क्या होता है कि उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट उनको और फिर कैपिटल इन्फ्यूज़ करती है वो, तो उसके ऊपर हल्ला होता है कि यार टैक्स पेयर का पैसा आप ऐसे दे रहे हो। तो वहाँ पे US में भी वही है कि आप टैक्स पेयर का पैसे से आप कैसे लोगों को ये कर रहे हो, बैंकों को दे रहे हो। तो US गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो ही जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से बढ़ते रहे, तो इतना जल्दी मार्केट सुधरता हुआ तो नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ हो जाए, कुछ नया हो, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आए। तो देखते हैं, तो इसके ऊपर हमारी नज़र बने रहेगी। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो उन डेवलपमेंट्स को जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, सो दैट कि आपको आगे जब भी जो डेवलपमेंट है वो टाइमली आपको डेवलपमेंट का न्यूज़ मिलता रहे और आप सही तरीके से निवेश कर सकें। थैंक यू दोस्तों।